पे आराम से लोड कर सकता है। जहां तक रेट की बात है तो मात्र ये वही 700-800 रुपए की मशीन है। इसके साथ 50 स्ट्रिप शायद फ्री भी आता है। तो अभी चूंकि जांच की बात चल रही थी इसलिए मैंने ये बात बोल दी। तो साथियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आज के डेट में हमें हमें ही कमर कसना होगा। और मैं वास्तविकता कहता हूं आपको कि मैं तो पहले ये कहा करता था कि आने वाले समय में जो नेचुरोपैथ है, नेचुरोपैथ राज करेगी। नेचुरोपैथ तो राज करेगी ही, लेकिन उसका माध्यम आरसीएम होगा। यहाँ पे हर एक एसोसिएट बायर यहाँ पे इस पद्धति को जान रहा होगा। और इसी क्रम में हम लोग भी लगे हुए हैं। इसी क्रम में जो है वो ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है। आप सभी साथी सीरियसली बने रहें, डायरी पेन लेके बने रहें। हम एक साथी को बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में, अजय प्रसाद जी हैं। जी सर, वेलकम। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आज संडे है और बेसब्री से मनोज सर का इंतजार रहता है। और हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है और सभी लोग जानते हैं आज पूरा अपना हिंदुस्तान बेरोजगारी और बीमारी से परेशान है। तो बिल्कुल डायरी पेन लेकर सभी लोग रहे, मैं भी डायरी पेन लेकर बैठा हूँ। कि जो भी अच्छी बातें लगे आपको कि नहीं ये लिखना चाहिए तो सभी लोग को लिखना चाहिए। और जो लिखा हुआ रहता है ना वो हमेशा उसको बार बार जब पन्ना उल्टाते हैं तो याद आती रहती है। तो बस जैसे राजगीर में बात हुई थी और सर ने कहा कि आप लिखिए, तो मैं जो वहाँ लिखा था सूर्योदय से पहले उठना, उठता ही हूँ रोज सुबह 4 से 5 बजे सुबह उठता हूँ। उठने के बाद 5 मिनट आंख बंद करके बैठता हूँ, अपने गुरुदेव को याद करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर सांस ले रहा हूँ, इतने अच्छे घर में हूँ, इतना अच्छा खा रहा हूँ, इतने अच्छे से जिंदगी को जी रहा हूँ। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और पलंग पर से पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन पर मैं पैर रखता हूँ और पैर रख कर चलता हूँ। तो उनसे क्षमा मांगता हूँ, फिर उनको धन्यवाद देता हूँ। ये रोज का काम है मेरा। ये मैं कोई डायरी पर लिखकर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। और आप सभी लोग इसको करें, देखिए कितना अच्छा लगता है। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्मस होता है, क्योंकि सुबह में गर्म पानी कौन करेगा, तो रात में ही गर्म पानी यहाँ पे रखा रहता है। फिर आधा लीटर का गिलास है, उसमें गर्म पानी डालता हूँ, 30 ml मधु संयम रस डालता हूँ, फिर उसको पीता हूँ और बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता सर। 2 से 3 मिनट बाथरूम से आता हूँ, फिर आ गया। अगर शेविंग करना रहता तो उसी समय बाथरूम से आने के बाद शेविंग कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आता हूँ। फिर इसके बाद रोज आदत है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद पहले आधा कप चाय और अपना बिस्किट काजू वाला, यानी बिस्किट के बाद थोड़ा सा चाय लेता हूँ। घर में ही, बाहर कहीं कोई चाय नहीं लेता हूँ। और इसके बाद फिर जो थोड़ा सा योग व्यायाम कपाल भारती प्राणायाम कुछ भी, डांस करना, मॉर्निंग वॉक करना, कुछ भी, यानी पसीना निकलना चाहिए, बस बात खत्म। जो करना हो सो करे, घर का सफाई करे, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, मतलब जो काम कर रहा है उस काम को करे, उस काम को करते हैं। बस यही काम सुबह का अगर करना है तो कहते हैं ना सुबह का अलार्म लोग लगाते हैं, तो हम तो कहते हैं सुबह का अलार्म लगाने का कोई जरूरी नहीं है। रात में अगर हम लोग समय पर सो जाए तो निश्चित रूप से हम लोग समय पर सुबह में आएंगे। विशेष बात है मनोज सर से सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जी सर, जी सर, एक बार सभी साथी अपने अपने ग्रुप को चेक करें। मीटिंग में आपके ग्रुप की कितनी संख्या है, और एक बार कॉल करें क्योंकि समय हो गया है। और हमारे बीच में आदरणीय मनोज सर, मैं दिल से उनको गुरु मानता हूं। देखिए, जो व्यक्ति देने का भाव रखता हो ना, और निस्वार्थ देना, बिना स्वार्थ के, इस भाव से कि मैं अगर इसको बांटूंगा तो ये पूरे जगत में फैलेगा, मैं सैल्यूट करता हूं सर को। और सभी साथी से एक बार निवेदन करता हूं कि आप अपना माइक बंद रखें। वैसे मैं चाहूंगा कि एक बार इस माइक को फोर्सली बंद कर दिया जाए। कहाँ से बंद होगा? एक बार अगर कोई साथी बंद कर सकते हो तो एक बार बंद कर दे। जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, ताकि
आप अपना माइक खोल लीजिए सर। अपना माइक खोल लीजिए सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बीच में जितने भी कोहोस्ट साथी हैं, वो अपना माइक प्लीज बंद रखें। वो अपना माइक ना खोलें, क्योंकि उनके हाथ में केवल अब माइक खोलना रह गया है। तो हमारे बीच में मनोज सर रेडी हैं? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, रेडी हैं सर। तो एक बार हम सभी साथी जहां पे भी बैठे हुए हैं, वहां से एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में हम इनवाइट करते हैं आदरणीय मनोज सर को। वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी नए भारत के निर्माताओं का, स्वस्थ भारत के निर्माताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस अभियान को घर घर पहुंचाने में व्यस्त होंगे, क्योंकि हमारे कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदेही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम कैसा भारत छोड़ के जाना चाहते हैं, ये तो तय है कि हम आए हैं तो जाएंगे, सभी लोग आए हैं सो जाएंगे, ये तय है। कहते हैं कि जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है उस पर एक्सपायरी डेट भी है, लेकिन पता नहीं है कि वो एक्सपायरी डेट कब है, हमारा और आपका। तो जिम्मेदारी यदि हमारी ये बनती है कि हम एक पीढ़ी को छोड़ के जाएं, सभी लोगों का लालसा ये होता है कि हम अपने पीछे एक उत्तराधिकारी को छोड़ के जाएं, खास करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ये एक भाव है हमारे भीतर। तो जैसे ही ये भाव हमारे भीतर है, वैसे ही हमारे भीतर एक अदृश्य जिम्मेदारी भी आ जाती है कि वो पीढ़ी हमारा सुरक्षित कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे। ये भी जवाबदेही और जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी। बहुत बड़ी जवाबदेही और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी साथियों को थोड़ा सा सेवा भाव से, जैसा अभी चर्चा हो रहा था, इस काम को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और हम नहीं करेंगे तो शायद हिंदुस्तान में कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास सभी साधन उपलब्ध हैं। हमारे पास हमारा परिवार पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गली हर कूचे में फैला हुआ है। हमारे पास वो सभी प्रोडक्ट हैं, हमारे पास वो सभी जरिया है, हमारे पास हेल्थ ऐप है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है, त्रिकारा का सीरीज है, शुद्ध प्रोडक्ट है, जिसका कल्पना भी आज के समय में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं बेच रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा, मैं यही मानता हूँ, मेरा विचार यही है। एक प्रश्न जो मेरे सामने बार बार आता है कि हमारा सुनते लोग नहीं है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि लोग सुनते नहीं है। प्रयास तो हम करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं है। तो मैंने महसूस किया है, आप भी महसूस करेंगे, कि लोग सुनते हैं, लेकिन सुनाने की योग्यता होनी चाहिए। लोग सुनते हैं, जो सुनना चाहते हैं उस लेवल का नॉलेज हमको रखना पड़ेगा। जब तक वो नॉलेज हमारे पास नहीं होगा ना, लोग हमको अपना एक्सेस नहीं देंगे, लोग हमको अपना टाइम नहीं देंगे, लोग हमको अपना फोकस नहीं देंगे, लोग हमारा वैल्यू नहीं देंगे। तो ये टीम वर्क है, अकेले तो हम कर नहीं सकते हैं, टीम के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और टीम तभी हमें हमें अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना इंटेंशन तभी देगा जब हमारे पास कुछ होगा, अतिरिक्त होगा, जो उनके पास नहीं है। तो नॉलेज हमारा वो एक तरीके से हथियार है, जिससे हम अपना प्रभाव, इस पर गुरुकुल में काफी चर्चा होती है, तो उन सभी चीजों पर वक्त जाया नहीं करते हैं हम लोग। हम लोग कंटिन्यू करते हैं राइस का आर, आर फॉर रूटीन, जो हमारे हेल्थ के 25% को, मतलब 25% के पिलर को, मतलब क्या कहते हैं, भागीदारी निभाता है हमारे हेल्थ के 25% भाग को। और 25% हम हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं सिर्फ अपने दिनचर्या को। इस पर हम लोग कुछ चर्चा पिछले रविवार को किए थे। थोड़ा सा समझना क्या है कि
रूटीन में जैसे ही आते हैं, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड हमारे 5% जीवन को कंट्रोल करता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ के 95% को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे जिंदा रहने के लिए जो भी चीज है, जो भी गतिविधि है, सभी चीजों को वही संचालित करता है, हमारा हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। और उसको 40% एनर्जी चाहिए, बाकी जो 60% एनर्जी हमारे बॉडी में बनता है उससे हम कोई भी डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड से हम इस बाह्य जगत में जो भी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम रूटीन में नहीं होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे डरा होता है, और वही है हमारा कंट्रोलर कि हमको अपने ऊर्जा का कितना कंट्रोल वो हमको देगा, कितना कमांड हमको देगा, कितना एक्सेस हमको देगा। तो वो हमेशा हमारे ऊपर सशंकित रहता है कि हम एक्सेस ऊर्जा खर्चा कर देंगे तो सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए जो उसको ऊर्जा की आवश्यकता है उसका कमी पड़ जाएगा। इसलिए हमारे भीतर वो आलस्य पैदा कर देता है। बहुत सारा जो हमारे जिंदगी में चुनौती आता है, जो बाह्य जगत में हम जो उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं वो जो नहीं हो पाता है, उसमें जो जो बाधाएं आती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो एक टकराहट चलता रहता है, एक अविश्वास का जो वातावरण बना हुआ है, उसको ठीक करने में सबसे ज्यादा जरूरत हमारे रूटीन का है। अगर हम रूटीन ठीक कर लें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आश्वस्त हो जाता है, हमको जिम्मेदार समझता है, और तब वो हमको 60% जो ऊर्जा है जिससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, सिर्फ अपना नहीं पूरे दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं जो इस धरती पर एक मानव कर चुका है, उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं। लेकिन वो हमको उसको विश्वास में लेना पड़ेगा, और उसको विश्वास में लेने के लिए हमको रूटीन बनाना पड़ेगा। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये है कि हमारा दिमाग और हमारा लीवर मिला के 4000 जैव रसायन बनाता है डेली। यानी जो भी मेडिसिन हम सिंथेटिक लेते हैं बाहर से, उसमें से 4000 बायोकेमिकल हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन और हमारा लीवर मिलके रोज बनाता है। लेकिन इसमें जो बनाता है इसके कुछ आधार हैं, कुछ बुनियाद हैं। पहला तो ये जैव घड़ी से चलता है, हमारे भीतर एक जैव घड़ी है। वो उस समय पर ही कुछ चीज है जो बनता है, और उस समय पर यदि सही वातावरण हम अपने शरीर को दें, अपने माइंड को दें, तो वो बनना आसान होता है। अगर हम किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं करें तो वो भी निर्भर करता है हमारा रूटीन पर ही, कि हम समय से सोएं, समय से नाश्ता करें। रूटीन लाइफ जब हमारा होता है तो हमारे गट सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारा ऊर्जा बनाने वाला जो सिस्टम है, उन सभी सिस्टम को मालूम होता है कि इस समय में ये आने वाला है तो बॉडी में ये तैयारी करनी पड़ेगी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भीतर बहुत पाचक रस बनता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो होता है। बहुत ऐसा सिस्टम है इंटरनल जो चलता है, और उस चलने में समय का और हमारे रूटीन का बहुत महत्व है। यदि हम एक रूटीन लाइफ जीते हैं तो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन को, हमारे ब्रेन को, हमारे लीवर को ये मालूम होता है कि 4000 जैव रसायन में से कौन सा कौन समय में बनेगा, किन समय में कौन सा चीज हमारे भीतर आएगा पचाने के लिए, कौन समय में कौन सा काम होगा। तो एक रूटीन लाइफ होता है तो हमारा बॉडी प्रिपेयर होता है, इंटरनल ऑर्गन हमारा तैयार रहता है, तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो जैविक घड़ी को सपोर्ट करना, बॉडी के सभी जैव रसायन को किस समय में क्या बनेगा इसके लिए एक समय देना, एक वातावरण देना, ये सभी चीजें हमारे रूटीन के ऊपर निर्भर करता है। जितने भी इस धरती पर सफल लोग हुए हैं, जितने भी लोग अपना एक पहचान बना पाए हैं, सभी लोगों के जीवन में एक कॉमन चीज आप देखेंगे, एक रूटीन होता है। सभी लोगों के सोने का समय निर्धारित होता है, जगने का समय निर्धारित होता है, एक्सरसाइज का समय निर्धारित होता है, मेडिटेशन का समय निर्धारित होता है, खाने का, नाश्ता का, सभी चीज रूटीन लाइफ में होता है। सो रूटीन हमारे जिंदगी में 25% का पिलर है ये हमारे हेल्थ में, और बाहरी जीवन में भी जो हम उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं उसके लिए भी जो हमें एक्सेस मिलेगा, अपने ही ऊर्जा का जो कंट्रोल मिलेगा, कमांड मिलेगा, यूज करने का जो पावर मिलेगा, वो रूटीन पर ही निर्भर करता है कि कितना हमें मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। आइए, थोड़ा सा जानकारी हम लोगों ने लिया था पिछले दिन कि रूटीन में एक्सरसाइज का क्या महत्व है।
उसके बाद आता है थोड़ा डीप ब्रीथिंग, जिसको हम लोग अपने भाषा में प्राणायाम बोलते हैं। और फिर आता है थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जो उसके बाद का पार्ट है खाने पीने का, वो इनटेक में हम लोग ले लेंगे। उसके बाद का जो है पार्ट सप्लीमेंट का, वो हम लोग एस वाले भाग में ले लेंगे। और इमोशनल जो हमारा हेल्थ है वो हम लोग ई में ले लेंगे। थोड़ा सा हम लोग मेडिटेशन, और आज कंक्लूड करेंगे हम लोग राइस को। यस, नींद को भी लेंगे। सही पाठक सर ने याद दिलाया। तो आज हम लोग थोड़ा इसको कंक्लूड कर लेते हैं, और कंक्लूड करने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक स्लाइड साझा करना चाहेंगे थोड़ा सा, ताकि बिल्कुल ये डाटा हमें बार बार दिखाया जाता है। उम्मीद है ये दिख रहा होगा। तो जी जी आगे। ये हमारे देश का हालात है। हालांकि ये डाटा 10-12 साल पहले का है, अभी का क्या स्थिति है ये भारत सरकार हिंदुस्तान का हेल्थ बुलेटिन पिछले 10-12 साल से जारी नहीं कर पाई है, न WHO कर पाया है। तो ये पुराना डाटा हमारे पास है। लगभग 55 करोड़ आबादी हमारी आज दवाओं पर निर्भर है। उनका एक जिंदगी के कमाई का मोटा हिस्सा दवाओं के ऊपर खर्च होता है। और इसके अलावा ये सभी डिजीज हम अगले जनरेशन को शिफ्ट करेंगे डीएनए के माध्यम से, ये श्योर हो गया। तो हमें थोड़ा सा एपीजेनेटिक्स को समझना पड़ेगा, सही लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। और आरसीएम यही चाहती है कि अगले पीढ़ी में ये ट्रांसफर नहीं हो, और एक इंसान जो ये धरती पर आया है वो 100 साल का स्वस्थ जीवन जिए। यही परिकल्पना है। इसी परिकल्पना से अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जो सप्लीमेंट है वो बनाए जा रहे हैं। आज रूटीन पर बात हो रही है, इमोशनल हेल्थ पर बात हो रही है, जिसके बदले हम किसी से कोई चार्ज नहीं मांगते हैं। ये सेवा भाव से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा संकल्प यही है कि हम भारत को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, और ये आरसीएम की अभिलाषा है। और चूंकि हम एक आरसीएम के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि आरसीएम हमारे माध्यम से ही इसको आगे बढ़ाएगा। हमारा एक कंधे से ही, हमारे जवाबदेही से ही ये पूरा हो पाएगा। तो ये हमारा हेल्थ बुलेटिन है हिंदुस्तान का। आगे हम लोग थोड़ा सा यदि बढ़ें, तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। एक्सरसाइज, ब्रीथ, डीप ब्रीथ, और मेडिटेशन, और स्लीप, इस चारों चीज में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि एक्सरसाइज जो हम लोगों ने जिस पर बातचीत की थी वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हजारों तरह के हैं, लाखों तरह के हैं, और अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह का एक्सरसाइज का सुझाव दिया जाता है। हम लोग जिस एक्सरसाइज की बात करते हैं वो ओवरऑल समग्र स्वास्थ्य के लिए जो एक्सरसाइज की आवश्यकता है, हम लोग उस पर बात करते हैं। और इस एक्सरसाइज को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। यानी शरीर के पांव के उंगली से लेके सर तक हर प्रत्येक एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को तनाव देना और रिलैक्स करना, तनाव देना और रिलैक्स करना। इसके पीछे का कारण हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां एटीपी के माध्यम से एटीपी बनता है। एटीपी के माध्यम से एनर्जी ब्रेक होता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन, पानी और ग्लूकोज, ये तीनों चीज मूलतः काम आता है। और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, उस एनर्जी के साथ साथ कुछ एटम बन जाते हैं जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, जिसके बाह्य ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बेजोड़ है, और उसको जोड़ा लगाने के लिए आपस में छीना झपटी होती है, मारकाट होता है, इंटरनल डैमेज होता है। और उस इंटरनल डैमेज से इन्फ्लामेशन होता है, आंतरिक सूजन होती है। और जब आंतरिक सूजन होती है तो हमारे नर्वस सिस्टम से जो बॉडी कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है और एनर्जी सप्लाई करता है, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से जो सप्लीमेंट यानी पोषक तत्व हर कोशिका तक, हर सेल, टिश्यू और मसल्स तक पहुंचता है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ही हो सकता है। हम किसी एक्सरसाइज का विरोध नहीं करते हैं, किसी एक्सरसाइज के लिए मना नहीं करते हैं। हम सिर्फ होलिस्टिक हेल्थ के लिए, समग्र स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं, ताकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कोई ब्लॉकेज नहीं हो और हमारे नर्वस सिस्टम में कोई ब्लॉकेज नहीं हो। प्रॉपर हमारा ऊर्जा शरीर के हर सेल तक पहुंचे, हर सॉफ्ट ऑर्गन तक पहुंचे,
और हर पोषण ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के माध्यम से हर सेल तक उचित मात्रा में पहुंचता रहे। यही हमारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का ये 26 तरह का एक्सरसाइज है, जो हमने आपके यहाँ गया था तो फिजिकली करके भी दिखाया था, और मौका मिलेगा तो एक दिन हम लोग इसको सुबह के सेशन में सिर्फ एक्सरसाइज रख के हम लोग इसको दोहरा सकते हैं, या कुछ साथियों ने वहाँ वीडियो भी बनाया था तो उसके माध्यम से भी आप लोगों को बता सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट लगता है, फिर 3-4 मिनट लगता है डीप ब्रीथ करने में, यानी प्राणायाम का अभ्यास करने में, और फिर 5-10 मिनट का, आधे घंटे का हम अपने सुविधा और समय के आधार पर थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। ये हमारा दिनचर्या होना चाहिए। ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो हमारे नसों के माध्यम से चलता है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में ये 60,000 किलोमीटर से लेके 1,00,000 किलोमीटर तक का पूरा ये नसों का जाल है। कहा जाता है, विज्ञान कहता है कि धरती को 2 बार लपेटा जा सके इतना एक सामान्य आदमी के शरीर में नसों की लंबाई होती है। आप देखेंगे आंख के पुतली को आईने में, तो इसमें भी एक बाल से भी बारीक बारीक नसों का जखीरा आपको आपके आंख में भी दिखाई पड़ेगा, और उसमें भी लगातार पोषण जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के माध्यम से। तो इसके ब्लॉकेज को बचाना है, इसके ब्लॉकेज को नहीं हो, इसके लिए रोज हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को क्लीन रखने के लिए। क्यों ब्लॉकेज होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी ब्रेक करता है तो कुछ फ्री रेडिकल बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल छीना झपटी जब बॉडी हमारा करता है, मारकाट करता है, यहीं पर हमारा गामा ओरिजिनल काम करता है। उस इन्फ्लामेशन को, उस फ्री रेडिकल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और कहता है लड़ाई काट मार मत करो, ये हम एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तुम ले सकते हो। तो शरीर में जो अंदर में युद्ध चल रहा है, मारकाट छीना झपटी चल रहा है, वो बंद होता है, और वो बंद होता है तो इंटरनल डैमेज बंद होता है, और इंटरनल डैमेज बंद होता है तो इंटरनल सूजन बंद होता है। सूजन जब आंतरिक होता है तो ये आंतरिक सूजन, ऊपर से हमारा स्किन टाइट है, नीचे हमारा मांस है, कोशिका है, मसल्स है, टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। जब आंतरिक सूजन होता है तो ये प्रेशर हमारे नसों पर और नर्वस सिस्टम पर जाता है। नर्वस सिस्टम का काम है शरीर में के हर क्षेत्र में ऊर्जा पहुंचाना, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का काम है हर कोशिका तक पोषण पहुंचाना, पोषक तत्वों को पहुंचाना। तो ये 2 ड्यूटी है। यदि हम इस दोनों मार्ग को क्लीन रख पाए, स्मूथ रख पाए, कोई ब्लॉकेज नहीं होने दें, कोई सूजन नहीं होने दें, तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। 25% हमारे बीमार पड़ने का कारण यही है। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है। एक ही स्लाइड में हम बहुत चीज आपके सामने लेके आए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरह का हमारे बॉडी में होता है। एक जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन और हमारा रीढ़ 2 भाग मेन कम्युनिकेशन के लिए, माइंड टू बॉडी और बॉडी टू माइंड जो हमारा कम्युनिकेशन होता है और ऊर्जा का सप्लाई होता है, ये हमारा 2 नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरियल और सेंट्रल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और हमारा रीढ़ है, और पेरिफेरियल उसके अलावा जो भी 72,000 नाड़ियां जो हम लोग सुनते हैं, वो जो 72,000 नाड़ियों का जाल है जो इस फिगर के माध्यम से आप बॉडी में देख रहे हैं, ये पेरिफेरियल है। ये दोनों नर्वस सिस्टम हमारे भीतर चलता रहता है, और इसमें 2 नर्व, थोड़ा सा इसमें हम प्राणायाम को भी ले रहे हैं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हमारा 2 नर्व है जो बहुत, इस पर गुरुकुल में भी चर्चा हुई है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये 2 नर्व सिस्टम हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, ये आंखों से जुड़ा हुआ है, ये हमारे थायराइड से जुड़ा हुआ है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे फेफड़े से जुड़ा हुआ है, हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ है, लीवर से जुड़ा हुआ है, पूरा गट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, पूरा पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, पूरा हमारा जो मूत्र का प्रणाली है उससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों नर्व जुड़ा हुआ है, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है ये तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, अलर्ट में होते हैं, कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है, जब हम कुछ करना चाहते हैं, तो ये अलर्ट मोड है। अलर्ट मोड में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब इमरजेंसी, यानी बॉडी को सिग्नल है कि ये इमरजेंसी है,
तो इमरजेंसी में क्या होता है, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में हमारा बॉडी चला जाता है। यानी हमारा ये सॉफ्ट ऑर्गन से एनर्जी, इमरजेंसी होगा तो ये ऊर्जा जो हमारा है ये सभी सिस्टम पर काम कर रहा होता है। थोड़ा गहराई से इसको समझेंगे, शांति से, आराम से। और जब इस पर चर्चा आप लोगों से करेंगे तभी लोग एक्सरसाइज को अपनाएंगे, तभी लोग डीप ब्रीथ का वैल्यू समझेंगे, तभी लोग मेडिटेशन के प्रभाव को समझेंगे। सो इसको समझना बड़ा जरूरी है कि ये नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो हमारे भीतर जितना सॉफ्ट ऑर्गन को एनर्जी नर्वस सिस्टम के माध्यम से ऊर्जा, जो इसको चलाने के लिए, जो ये काम कर रहा है इसको चलाने के लिए जो ऊर्जा लगता है, ये ऊर्जा इससे खींच लिया जाता है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल कमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक्टिव मोड में है, कार्टिसोल हमारा ऑन हो जाता है, कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन जब भी ऑन होगा तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है डेंजरस सिचुएशन। तो जब डेंजरस सिचुएशन आता है तो इन सभी सॉफ्ट ऑर्गन में जो ऊर्जा काम कर रहा है उस ऊर्जा को वापस ले लिया जाता है इमरजेंसी में। जैसे अभी जंतर मंतर पर चल रहा था प्रोटेस्ट, तो जितना भी अन्य अन्य विभाग में पुलिस फोर्स था सभी को वहां इमरजेंसी में डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। उसी तरीके से जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्टिसोल ऑन होता है तो इन सभी क्षेत्रों में जो काम कर रही है ऊर्जा उसको वापस ले लिया जाता है इमरजेंसी कॉल के माध्यम से, और यहाँ लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है। और जब लैक ऑफ एनर्जी होता है तो हमारा बढ़िया से थायराइड काम नहीं कर पाता है, हमारा श्वसन सांस का साइज छोटा हो जाता है, हमारे हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, उस समय में प्रॉपर ऊर्जा उसको नहीं मिल पाता है, और ये सभी अंदरूनी अंग ऊर्जा के अभाव में कमजोर पड़ जाती है और ये अपना वर्क पूरे तरीके से नहीं कर पाती है, और धीरे धीरे ये अंग कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। और इसी के वजह से हार्ट हमारा कमजोर हो जाता है, पाचन क्रिया हमारा कमजोर हो जाता है, लीवर हमारा कमजोर हो जाता है। क्यों? कि हम बार बार पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑन रहता है। हाँ, तो हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कैसे शिफ्ट करें? जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं तो समझना क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मींस बॉडी में इमरजेंसी का सिग्नल, और ये सब इंटरनल होता है। नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और जब इमरजेंसी सिचुएशन तो हमारे बॉडी के सभी सॉफ्ट ऑर्गन में लैक ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा की कमी, और ये जब होगा तो हमारा शरीर फाइट मोड में होगा, फ्लाइट मोड में होगा और फ्रीज मोड में होगा। फ्रीज मतलब इन सभी ऑर्गन को काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम को करने के लिए जो प्रॉपर ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा वहां से खींच लिया गया, हटा लिया गया, बॉडी में सिग्नल चला गया, वहां से ऊर्जा निकल गया। तो ये अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे, और कमजोर पड़ेंगे तो बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में आएगी। तो हमारा काम क्या है? जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन रखते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑन होता है तो हमारा बॉडी रिपेयर, पाचन और रिप्लेस के मोड में होता है। यानी जो हमारे भीतर टॉक्सिन बना उसको प्रॉपर ये सॉफ्ट ऑर्गन काम करता है। प्रॉपर सॉफ्ट ऑर्गन को काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा प्रॉपर मिलता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमको शिफ्ट होना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हम तभी होते हैं जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं। तो इसको समझना है, लैक ऑफ एनर्जी में हमारा बॉडी नहीं जाए, ऊर्जा का अभाव हमारे शरीर में नहीं हो, कार्टिसोल हमारे शरीर में नहीं बने। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जरूरी है, ये अलर्ट मोड है। यदि हमारे भीतर ये ऑपरेट नहीं होगा तो फिर हमारे भीतर ऊर्जा जो चाहिए हाथ और पैर को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट करने के लिए या भागने के लिए, वो ऊर्जा सप्लाई हमारा प्रॉपर सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये इमरजेंसी में जब जरूरी पड़े तब होता है, लेकिन हम अपने विचारों के माध्यम से, हम अपने इमोशन के माध्यम से, हम बैठे बैठे भी बॉडी में इमरजेंसी सिग्नल भेजते रहते हैं। हाँ, तनाव में आके, गुस्सा में आके, डर में आके, तो लैक ऑफ एनर्जी होती है, और इसके माध्यम से हमारा बॉडी लंबे समय तक बीमार पड़ता है। तो जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, सिर्फ प्राणायाम में ही नहीं, दिन में जब भी याद पड़े तब हमको भरपेट सांस लेना चाहिए। इंसान भरपेट खाना तो 3 बार खाता है, लेकिन दिन में 1 बार भी भरपेट सांस नहीं ले पाता है। यदि सांस की बात मैं करूं तो जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस के माध्यम से 78% नाइट्रोजन गैस हमारे बॉडी में जाता है, 16% ऑक्सीजन जाता है,
और 1% अन्य गैस है जो जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो 11% ऑक्सीजन हम बाहर कर देते हैं। 78 से जो हमारा नाइट्रोजन है वो 79% हम रिलीज कर देते हैं, बॉडी से भी कुछ नाइट्रोजन बाहर लेके आ जाते हैं। और जो 1% हम कार्बन डाइऑक्साइड था, वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जब हम भरपेट सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो हमारा पाचन सही तरीके से हो पाता है। हम सभी सॉफ्ट ऑर्गन को, जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, जो अनवरत जन्म से लेके मृत्यु तक काम करता है, सर्विस करता है, जिस पर हम जिंदा हैं, जिस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर है, वो हमारा ऑन तब होता है जब हम डीप ब्रीथ करते हैं। तो ये है प्राणायाम का वैल्यू। इसको भरपेट खाएं नहीं खाएं ये शायद उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है आज के समय में। जितना तनाव है, जितना स्ट्रेस है, जितनी जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी जवाबदेही है, जितना चुनौती है, जितना संघर्ष है, इस परिस्थिति में हम अपने आप को कूल रख पाए, शांत रख पाए। आप एक बार यदि इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अभी बैठे बैठे कमर सीधा करें, रीढ़ सीधा करें, और धीरे धीरे अपने नाक से भरपेट सांस लें। धीरे धीरे भरपेट आप जितने अपने फेफड़ा में सांस भर सकते हैं उतना धीरे धीरे सांस भरिए। जितना देर सामान्य अवस्था में नेचुरली आप रोक सकते हैं उतना रोक दीजिए, और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं वैसे धीरे धीरे उस सांस को मुंह के द्वारा छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपका बॉडी कितना कूल हो गया। आपका इसी समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही ऑन हुआ तो आपका नर्वस सिस्टम सेफ का सिग्नल बॉडी को देता है, और सेफ का सिग्नल जैसे ही देता है ना तो आपके प्रत्येक ऑर्गन को लैक ऑफ एनर्जी नहीं जाना पड़ता है, सभी को भरपूर ऊर्जा मिलती है, सभी प्रॉपर काम करते हैं। सभी जो 4000 जैव रसायन दवा हमारे बॉडी में ब्रेन और लीवर मिलके बनाता है वो प्रॉपर बनता है, और ये यदि समय से बनता रहे, भरपूर मात्रा में बने, तो बाहर से किसी दवा की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे प्राणायाम का काम है, डीप ब्रीथ का काम है। ये होना ही चाहिए, जब याद पड़े तब 2-4 बार करना चाहिए। ये हमारा बाह्य स्नान तो पानी से होता है, लेकिन हमारा आंतरिक स्नान इसी से होता है। एक बात पर हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले मीटिंग में, लिम्फ। जब हम डीप सांस नहीं लेते हैं, छोटा सांस लेते हैं, तो जो हमारे माइट्रोकोन्ड्रिया के द्वारा कोशिका में ऊर्जा बनता है उसमें कार्बन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे खाना बनता है चूल्हा पर तो धुआं निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी तरीके से जब हमारे माइट्रोकोन्ड्रिया में एनर्जी बनता है ऑक्सीजन से, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और हम इतना छोटा सांस लेते हैं कि वो सांस पूरे कार्बन को रिलीज नहीं कर पाता है, और फिर अगले ही क्षण हमारे माइट्रोकोन्ड्रिया को एनर्जी बनाना है तो वो क्या करता है, जिस लिम्फ में, लिम्फ मींस लाल पानी, जो कटने के खून के बाद पानी आता है, वो लिम्फ में डूबा हुआ हमारा कोशिका होता है। तो उस कार्बन को हमारा कोशिका अभाव में उस लिम्फ को उसमें जमा कर देता है। उसी को कहते हैं टॉक्सिन, कार्बन, निगेटिव एनर्जी। अक्सर कहते हैं ना ये आदमी बड़ा निगेटिव है। ये आदमी निगेटिव सिर्फ इसलिए है कि उसके लिम्फ में निगेटिव एनर्जी है, कार्बन है, और वो इसलिए है कि हम छोटा सांस लेते हैं, भरपेट सांस नहीं ले पाते हैं। तो वो जो लिम्फ जाके वहां जमा, वो जब हम डीप सांस नहीं लेते हैं, वो सर्फ से साफ नहीं होगा, वो साबुन से साफ नहीं होगा, वो डीप ब्रीथ से ही साफ होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड सांस से ही निकलेगा, और वो तब निकलेगा जब हम गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। और गहरी सांस का अभ्यास करेंगे तो लिम्फ में से कार्बन निकलेगा। यदि हम सप्ताहों में लंबा सांस नहीं लेते हैं, कुछ तो एक्सरसाइज करते हैं तो डीप ब्रीथ होता है, कभी दौड़ते हैं तो डीप ब्रीथ होता है, और यदि हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम इंटेंशनली प्राणायाम करते हैं, भरपेट सांस लेते हैं। तो इससे क्या है कि लिम्फ में जो कार्बन है, निगेटिव एनर्जी है, वो बाहर निकल जाता है। वो लंबे समय तक यदि बना रहे तो वो भी इन्फ्लामेशन पैदा करता है, आंतरिक सूजन पैदा करता है। और आप समझते हैं कि आंतरिक सूजन पैदा करेगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम दोनों पर प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालेगा तो पोषण नहीं पहुंचेगा हर कोशिका तक, और नर्वस सिस्टम पर प्रेशर डालेगा तो ऊर्जा नहीं पहुंचेगा सभी सॉफ्ट ऑर्गन तक, और ऊर्जा नहीं पहुंचेगा तो प्रॉपर हमारा सॉफ्ट ऑर्गन काम नहीं करेगा। जिस ऑर्गन को ऊर्जा नहीं मिलेगा वो कमजोर हो जाएगा। फैटी लीवर होना, हाँ, हेपेटाइटिस हो जाना, अस्थमा हो जाना, हमारे शरीर में
इंसुलिन का कम बनना, हमारा पाचन क्रिया में गैस बनना, सही समय से पचना नहीं, सही तरीके से अवशोषित नहीं होना, हमारे किडनी का प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाना, चूंकि ये सब इंजन ऊर्जा से चलता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डीप ब्रीथ का पूरा साइंस है, समझ गए होंगे। और आप ये साइंस जब लोगों को बताएंगे तो बताइए कौन आदमी अवेयर नहीं होगा। और आप ऐसे बताएंगे कि सांस गहरा लेना चाहिए, भरपेट सांस दिन में 2-4 बार जरूर लेना चाहिए, तो हमारा नॉलेज ही सामने वाले को का एक्सेस देगा, आपको इंटेंशन देगा आपको। आप जो बताएंगे लोग तभी अपनाएंगे जब आप इतना गहरा बात करेंगे, ये इनसाइड आप देंगे। और ये हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने का कसम खाए हैं। तो हमारे पास नॉलेज होगा तब तो हम बताएंगे, और इतना नॉलेज जब आप बताएंगे तो आदमी अवेयर हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। और हर आदमी जब जब याद पड़ेगा तब भरपेट सांस लेगा, और जब जब भरपेट सांस लेगा प्रॉपर सेफ सिग्नल जाएगा नर्वस सिस्टम के माध्यम से बॉडी में, और ये सेफ सिग्नल जाएगा, प्रॉपर ऊर्जा मिलेगी, हमारा कोई अंग कमजोर नहीं पड़ेगा। हमारा जो 4000 तरह का जैव रसायन हमारे बॉडी में बनता है वो प्रॉपर बनेगा तो बाहर से मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऊर्जा कम नहीं होगा, कोई सॉफ्ट ऑर्गन हमारा कमजोर नहीं होगा, कोई सॉफ्ट ऑर्गन कमजोर नहीं होगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। ये तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। जो हमारा केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये स्पाइनल कोड और ब्रेन के माध्यम से चलता है। जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा इसी के परिधि में जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ये हमारा इसका मुख्य काम क्या है, ऊर्जा पहुंचाना बॉडी में, याद रखना, सीखना जो है ये नर्वस सिस्टम से ही हम सीखते हैं, खुशी महसूस करना या दर्द महसूस करना, फीलिंग हमारा नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है, चलना, बोलना, सांस लेना, दिल के धड़कन को नियंत्रित करना, न्यूरॉन्स के माध्यम से बॉडी में संदेश देना। आपने सुना होगा गुरुकुल में कि हमारा बॉडी वेगस नर्व के माध्यम से ब्रेन सिग्नल देता है हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को, और हर ऑर्गन सिग्नल भेजता है हमारे बॉडी को। ये इसी नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। हमें भूख का एहसास होना, हमें नींद का एहसास होना, हमें किसी पेन का एहसास होना, ये सभी चीज इसी वेगस नर्व के माध्यम से होता है। और यही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक माध्यम से हम बॉडी को प्रॉपर सिग्नल भेज पाते हैं। तो ये पूरा कहानी यहाँ है। अब आते हैं कि यदि हमारे नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कोई ब्लॉकेज होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण, कैंसर का जो 90% कारण है, जान के आप आज आश्चर्य करेंगे, कैंसर का 90% कारण लैक ऑफ एनर्जी, ब्लॉकेज हमारे नसों का और ब्लॉकेज हमारे नर्वस सिस्टम का। इसको समझते हैं थोड़ा सा कैसे। ये कैंसर का मुख्य कारण 90%, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डीप ब्रीथ करें, प्रॉपर हम थोड़ा सा भी मेडिटेशन करें, तो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज नहीं होगा। इस फोटो के माध्यम, और 90% कैंसर यानी ब्लड कैंसर को यदि छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितना भी तरह का कैंसर है ये सभी ब्लॉकेज से होता है। कितना मतलब महत्वपूर्ण चीज पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक दर्शाया गया है कि ये हमारा एक नस है और इस नस में ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज क्यों हुआ? ब्लॉकेज होने का कारण है एक तो कोलेस्ट्रॉल, दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा जो हमारा दबाव पड़ता है आंतरिक सूजन के माध्यम से। ये सभी कारण से, कई सारे कारण है। जब ये ब्लॉकेज होता है तो इधर से जो पोषण इस ब्लड के माध्यम से आ रहा है वो इस सेल को मिल रहा है, इस सेल को मिल रहा है, लेकिन इस सेल और इस सेल को जो खाना है वो नहीं मिल पा रहा है इस ब्लॉकेज के कारण। चूंकि यहाँ जो ब्लड के फ्लो का गति है ये रुक गया है, जब होता है तो अगला घटना क्या बॉडी में घटता है ये इस फोटो में आप देखेंगे कि इस कोशिका को प्रॉपर भोजन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, लेकिन इधर वाले को लैक हो गया, अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो रुक गया, ब्लॉकेज हो गया। तो अब इस कोशिका को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कोशिका से बातचीत करता है ये और कहता है कि प्रॉपर हमारे पास खाना नहीं है तो कुछ दे दो। तो जैसे पुराने जमाने में घरों में सेंध लगा के चोरी किया जाता था, वैसे बगल वाले कोशिका में ये कोशिका सेंध लगा देता है और यहाँ से पोषण ये कोशिका लेने लगता है। क्योंकि रूट जो मेन रूट है वो ब्लॉक हो गया है, तो ये बाईपास बनाता है एक सेल दूसरे सेल से। क्योंकि जिंदा रहना है, आगे उसको भी एनर्जी बनाना है, उधर भी अंग काम कर रहा है,
तो जब यहाँ बाईपास बनाता है तो दिक्कत क्या होती है कि इसको जो लेना है इससे ऊर्जा देने के लिए ये तैयार है और इसको भी ऊर्जा यहाँ से भरपूर मिल रहा है, तो ये कितना भी अपने माध्यम से सप्लाई कर सकता है। इस चैनल से एक सेंध लगाया, नया रास्ता बना लिया। लेकिन लेने वाला इस बात को भूल जाता है, उसको लगता है कि मेन रूट बंद हो गया है, ये भी कब बंद हो जाएगा इसका ठीक नहीं है। ये सेल डर जाता है और जितना ज्यादा हो सके उतना इंग्रेडिएंट, उतना सप्लाई ये लेने लगता है और यहीं पर एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है। इसी को ट्यूमर बोलते हैं। कहीं पर जो गांठ बनता है, कहीं पर जो ट्यूमर होता है, कहीं पर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ आप बॉडी में देखते हैं, उसका फिनोमिना, उसका मूल कारण यही है कि मूल जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, क्योंकि नस बहुत पतला पतला होता है, उसमें से कोई रुकावट हो गया, अगले सेल अब भूखा मरेगा, उधर काम नहीं चलेगा, उधर का अंग डैमेज होगा, तो वो आपस में बातचीत करता है दूसरे कोशिका से, सेंध मार लेता है। और सेंध मारता है तो ये डरा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है, और जब ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होता है तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, और एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होता है उसका सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे उस गांठ में सड़न पैदा हो जाता है और कैंसर की उत्पत्ति यहीं से होती है। यदि हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, यानी या गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करें, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल रखें, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज नहीं आने दें, तो यकीन मानिए 90% कैंसर के समस्या को हम यहीं रोक सकते हैं। हो ही नहीं सकता है जीवन में। और आज जो निष्क्रिय जीवन शैली सबसे बड़ा वजह है कैंसर होने का। तो ये एक इंसाइट है आपको कैंसर का। ये इंटरनल इन्फ्लामेशन जो भीतर होता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पाठक सर कर रहे हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा। जितना भी सॉफ्ट ऑर्गन इन्फ्लामेशन की वजह से, सूजन की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रॉपर पोषण नहीं मिलना और प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिलना, उससे हमारे शरीर में इतने तरह के रोग पैदा होते हैं। यानी हमारे किडनी, हमारा लीवर, हमारा गट, हमारा हार्ट, ये सब इंटरनल इन्फ्लामेशन से ही कहानी शुरू होती है। लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ पोषण, ऊर्जा। सो ये पूरा का पूरा बॉडी पार्ट जो है सॉफ्ट ऑर्गन है, बीमार कितना 25% का पिलर है सर हेल्थ का, ये एक्सरसाइज, डीप ब्रीथ और मेडिटेशन। सो ये हमारा हार्ट का संरचना है, बहुत पतला पतला नर्व होता है, इसमें ब्लॉकेज होता है तो हार्ट में कैंसर नहीं होता है, हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट फेल होता है। इस शरीर में एक ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें कैंसर नहीं होता है और वो हमारा हार्ट है। बाकी शरीर के सभी ऑर्गन में कैंसर होने की संभावना है। एक ही सुरक्षित ऑर्गन है जहां कैंसर नहीं होता है, वो हमारा हार्ट है। ये हम एक छोटा सा उदाहरण आपको पेश किए हैं पहले वाले फोटो में कि यदि यहाँ हमारा ब्लॉकेज होता है तो इधर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज होता है। लेकिन अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ऑन है, हम डीप ब्रीथ ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जिसका रासायनिक सूत्र NO है। ये भी एक थोड़ा सा इनसाइड आप लेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है तो ऑटोमेटिक नेचुरल बाईपास खुल जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं। ये हमारा नर्व है जिसमें ब्लॉकेज बनता है सूजन के माध्यम से या कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से। ये एक स्टडी हुआ चाइना में 1990 से लेके 2000 तक, जिसको चाइना स्टडी बोलते हैं। इस पर बहुत बुक भी अवेलेबल है और बहुत सारा वीडियो भी अवेलेबल है। नोबेल प्राइज इसको मिला 1998 में, और इसको करने वाले जो मूल वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल थे। 2005 में ये और इनके पुत्र दोनों ने मिलके चाइना स्टडी नाम का एक बुक भी लिखा है जो अंग्रेजी में अवेलेबल है, अमेजोन वगैरह से आप खरीद सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि हार्ट यदि ब्लॉकेज है, 90% तक ब्लॉकेज है, तो आपको सर्जरी करने का कोई जरूरी नहीं है, बाईपास करने का कोई जरूरी नहीं है, स्टंट लगाने का कोई जरूरी नहीं है। यदि प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड हम अपने बॉडी में दें तो हमारा नेचुरल बाईपास हो जाता है। कैसे हो जाता है? सो ये चाइना इसको मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिया गया। मेसिव डोज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नोबेल प्राइज मिला इसको। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में कैसे बनता है? तो एक्सरसाइज करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और जब हम रॉ फॉर्मेट में भोजन करते हैं
यानी कच्चा सलाद खाते हैं, फल खाते हैं, साबुत अनाज खाते हैं, तो हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो एक्सरसाइज, डीप ब्रीथ और मेडिटेशन कितना महत्वपूर्ण है, इस पर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब यदि बात करें हम तो इनका जो इलाज हुआ था, जिन पर रिसर्च हुआ चाइना स्टडी के माध्यम से, ये चीफ साइंटिस्ट थे डॉक्टर टी कॉलिंग, और इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले जो बिल क्लिंटन था, इस पर इन्होंने रिसर्च किया। बिल क्लिंटन को आर्टरी बाईपास सर्जरी हुआ 6 सितंबर 2004 को, इमरजेंसी में लंग्स का सर्जरी करना पड़ा 10 मार्च 2005 को, और डबल एंजियोप्लास्टी करना पड़ा इनको 11 फरवरी 2010 को। डॉक्टर ने कहा कि अब ये कुछ दिन के मेहमान हैं, और इसी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी चाइना स्टडी के आधार पर ये डिजीज फ्री हुए और बहुत समय तक ये स्वस्थ जीवन जिए। इन्होंने इंटरव्यू दिया CNN को, ये YouTube पर आपको मिल जाएगा, मैं भी आपको चाहूं तो लिंक साझा कर सकता हूं। इन्होंने चाइना स्टडी के बारे में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिनका हिस्ट्री मैंने, हेल्थ हिस्ट्री जो मैंने आपको ये दिखाया, ये इसी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी चाइना स्टडी के आधार पर ये कैसे बाईपास सर्जरी होता है। तो ये हमारे हार्ट में जो मेन आर्टरी आप देखते हैं, इसमें जब ब्लॉकेज हो जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम ज्यादा लेते हैं तो नेचुरल बाईपास ये यहाँ बंद होता है और ये यहाँ भी बंद होता है, जब और बीच में ये खुला होता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी आर्टरीज। तो ये खुलेगा कैसे? खुलेगा जब नाइट्रिक ऑक्साइड जाएगा तो नेचुरल बाईपास हो जाता है। हमको स्टंट लगाने का या मेडिसिन के द्वारा हमको बाईपास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्रचुर मात्रा में अदरक में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में यदि सुबह में हम 2-4 कली लहसुन का लें तो हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उससे बॉडी हमारी बना लेती है नाइट्रिक ऑक्साइड। रेज रॉ खाना खाते हैं, यानी ज्यादा तला भुना नहीं खाते हैं, सलाद खाते हैं, फल खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हम अपने शरीर में पैदा करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड यदि है तो कहीं भी ब्लॉकेज होगा तो इमरजेंसी में हमारा बाईपास ऑटोमेटिक, बॉडी में हजारों बाईपास बन के रखे हुए हैं, सिर्फ उसका मुंह बंद है और वो मुंह खुलता है नाइट्रिक ऑक्साइड से, और नाइट्रिक ऑक्साइड इन सभी चीजों से मिलता है। तो इन सभी फॉर्मूला क्या है? मेसिव नाइट्रिक ऑक्साइड हम अपने बॉडी में प्रोड्यूस करें, जो एक्सरसाइज से हो सकता है, जो डीप ब्रीथ से हो सकता है, जो मेडिटेशन से हो सकता है, जो कच्चा सलाद फल खाने से हो सकता है। इन सभी चीजों से हम नाइट्रिक ऑक्साइड अपने बॉडी को दे सकते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, चाइना स्टडी की बात करें तो यदि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर मात्रा में हम अपने बॉडी को दें तो आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, आप उस किताब को जरूर पढ़िए। इसने दावा किया है, जिसको नोबेल प्राइज मिला 1998 में, कि 24 से 72 घंटा में डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। मात्र इंसुलिन पेशेंट भी 24 से 72 घंटा में, 3 दिन से 1 सप्ताह में बीपी कंट्रोल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है, 1 महीना में मोटापा और हार्ट डिजीज रिवर्स हो सकता है, 2 महीने में थायराइड क्योर हो सकता है, 6 महीने में कैंसर, अस्थमा और अर्थराइटिस खत्म हो सकता है, और 8 महीने में किडनी डिसऑर्डर, स्किन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, लीवर डिसऑर्डर, ये सभी चीजें मात्र और मात्र इस टाइम पीरियड में ठीक हो सकता है। ये चाइना स्टडी का दावा है, मैं नहीं बोलता हूं, और इसको नोबेल प्राइज मिला है। और चाइना, ये आज का समय भी लगभग हो चुका है, शायद हम लोग एक्स्ट्रा ही चले गए हैं। फिर अगले नींद पर हम लोग अगले रविवार को बात करेंगे। आपको इतना इंसाइट नींद पर मिलेगा कि मत पूछिए। आप मतलब आपका हेल्थ 25% पिलर है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, हेल्थ ऐप में जो दिया गया है, और इसको यदि अपना ले इंसान, किसी भी बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चाइना स्टडी बोलता है, मनोज नहीं बोलता है। और ये बहुत बड़े रिसर्च पर हेल्थ ऐप बनाया गया है। और ये जो राइस का कॉन्सेप्ट है ना, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। अभी धीरे धीरे, आप तो अभी एक पिलर को भी पूरा नहीं समझ पाए हैं, धीरे धीरे आगे हम लोग और इसका डीप जानकारी लेंगे। और इस तरह का प्रॉपर नॉलेज जब आप लोगों को देंगे तो लोग अवेयर होंगे, लोग आपके बातों को अपनाएंगे। कोई बीमार पड़ेगा, लोग आपके पास रेफर करेंगे।
आपका नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पाठक सर। जी सर, जी सर, यस सर, यस सर। याद रखना है सर, जिस स्लाइड पे खत्म किए हैं अगली बार उस स्लाइड से शुरू करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज्ञान का कोई भी बिंदु छूटे। और बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त जो आप पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व के बारे में आपने जो जानकारी दी कि हमारे शरीर में जो ये नर्व है, और जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो